दोस्तों आपका जो पहला है, आप पढ़ते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, विटामिन ए क्या है, ए फॉर एप्पल। और एप्पल लेने अब आप जाते हो तो क्या करते हो, रेट करते हो कि ऐसे ही उठा के ले आते हो। उसने बोला 55 रुपए किलो, आपने कहा दे दो, नहीं रेट करते हो, नहीं इतने रेट में दे दो, है ना। तो रेट करते हो तो विटामिन ए, और ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट करते हो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रख लेना है आपको, विटामिन ए का रेटिनॉल। आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे रेटिनॉल। ठीक है, अब दोस्तों अब आया है आपको V1 V2। ए आपको कभी याद नहीं होते, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, बी फॉर क्या होता है, बॉल बोल देते हो आप लोग, लेकिन यहां पर आपको लेना है बी फॉर बालक, बी फॉर बिट्टू। आप लोग बोलते थे अपने छोटे से बालक को बिट्टू, वो ही बिट्टू है, बी फॉर बिट्टू। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना कि जब बालक 1 साल का होता है, आपने यहां पर B1 का रासायनिक नाम पढ़ना है। जब बालक 1 साल का होता है तो वो क्या करता है, मिनमिनाता है। मिनमिनाता है कि नहीं, रोता है, मिनमिनाता है ना। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे थाय थाय थप्पड़ी वाली वो सुनाती है, थाय थाय थप्पड़ी करती है और उसका मिनमिनाना बंद होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। बालक मिनमिनाता है तो मम्मी उसे थाय थाय थप्पड़ी सुनाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, थायमिन। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, B1 यानी कि 1 साल का हुआ, 1 साल का हुआ बालक मिनमिनाता है, थाय थाय थप्पड़ी सुनाई जाती है, उसका बंद हो जाता है, तो थायमिन। ठीक है, याद कर लेना। इसी प्रकार से दोस्तों जब बालक 1 वर्ष का हुआ तो वो मिनमिनाता है, और जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो आपने देखा होगा आजकल के जो बालक होते हैं मोबाइल में सुनने लगते हैं, और ये 2 वर्ष का बालक क्या सुन रहा है दोस्तों, वो सुन रहा है राई। राई नृत्य आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है राई, राजकीय नृत्य माना जाता है राई। तो ये 2 वर्ष का बालक क्या सुन रहा था, राई सुन रहा था, राई। आप लोग भी सुनने ला, यूट्यूब में डाल लेना राई, तो राई आपको मिल जाएगा, राई नृत्य होता है। तो B2 यानी कि 2 वर्ष, बिट्टू कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया, और ये राई सुनने लगा, तो इसका विटामिन B2 का जो आपका रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो विटामिन 1 बालक मिनमिनाता है तो उसकी मम्मी थाय थाय थप्पड़ी, तो थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 में बिट्टू राई सुनता है तो राइबोफ्लेविन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया है दोस्तों, 3 साल का हो गया। अब बिट्टू ने सोचा कि यार मैंने बहुत मिनमिना लिया है और बहुत मैंने राई सुन लिया, अब कुछ नया सीन हो जाए। बिट्टू ने क्या सोचा, 3 साल का हो गया और उसने बोला अब नया सीन हो जाए, तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। और नियासिन में वो क्या बोलता है, पबजी खेला जाए, तो पबजी खेल रहा है, उसने नया सीन निकाला। तो B3 3 साल में नया सीन निकाला, 4 साल तक खेलता रहा नया सीन पबजी। और जब 5 साल का हुआ दोस्तों, तो आपने देखा होगा स्कूल जाने लगा और उसे पेंटिंग एंटिंग सिखा दी, तो वह पेंटों का उपयोग करने लगा। देखें बालक कैसे पेंटों का उपयोग कर रहा है, तो पेंटों का उपयोग कर रहा है 5 साल में बालक। तो विटामिन B5 का क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, क्योंकि बालक 5 साल का हो गया है और अभी पेंटों का उपयोग कर रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल। याद हो रहा है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। विटामिन B6, अब एक चीज बताना दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। तो आपने 6 आया है, मतलब 6 आपने नाम सुना होगा मैच में, और मैच में 2 पारी होती हैं, 2 पारी होती हैं, और बिट्टू हो गया है 6 साल का, तो पारी में 6 मार रहा है बिट्टू। क्या मार रहा है, पारी में 6 मार रहा है, मैच की पारी में। और कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। पारी में 6 मार रहा है, क्या मार रहा है, मैच की पारी में 6, तो अब क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब दोस्तों बिट्टू 6 साल से हो गया है 7 साल का। अब 7 साल का हो गया है, तो जब 7 साल का हो गया तो किसी साथ की जरूरत है। अब साथ की जरूरत है तो इसका बायोडाटा निकाला गया। क्या निकाला गया, बायोडाटा। और जब बायोडाटा निकाला गया तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, बिट्टू बहुत कमजोर था, है ना, तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन इसे साथ चाहिए। तो B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटिन, क्योंकि B7 साथ के लिए इसे बायो, है ना, साथ चाहिए था किसी के लिए, तो इसका बायोडाटा निकाला गया, तो बायोटिन।
B7 का बायोटीन। ठीक है, अब दोस्तों इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसे क्या किया गया, अब ये कमजोर था तो इसे 9 साल का हुआ और इसे फल खिलाया गया। क्या, बहुत सारे फल खिलाए गए कि ताकि बिट्टू क्या हो जाए, मोटा हो जाए। तो इसने बहुत सारे फल खाए 9 साल में, तो विटामिन B9 का क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। फल खिलाए तो फॉलिक अम्ल। ठीक है, याद रख लेना, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। अब दोस्तों इसकी शादी हो गई, बिट्टू की 9 वर्ष में क्या हो गई, शादी हो गई। और सबसे अच्छी बात थी कि इसकी कितनी साली थी, 11 साली थी। दोस्तों इसकी शादी हुई 9 साल में फल खाकर, और 11 साल में 11 साली थी इसकी। और इसके मित्र कितने थे पता है आपको, 12 मित्र थे, 12 मित्र थे, है ना। और साली कितनी थी, 11। तो B11 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, सालिसिलिक अम्ल। सालिसिलिक अम्ल, क्योंकि B11 यानी कि इसकी कितनी साली थी, 11 साली थी, 11 साली थी, तो सालिसिलिक अम्ल। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों इसके मित्र कितने थे, 12 मित्र थे। अब 12 मित्र ने सोचा कि चलो 12 लोगों का, 11 लोगों का तो यहां पर जुगाड़ है, शादी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अपने बालों को साइनाइन किया, साइनो को बालमेन, बालों में क्या किया, साइनाइन किया और चल दिए। कितने मित्र, 12 मित्र। तो B11 का रासायनिक नाम क्या होगा, साइनो को बालमेन। अब आपको दोस्तों इमेज करना है, अब कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर लो। बिट्टू 1 साल का था, कितने साल का था, 1 साल का था, मिनमिनाता था। तो इसकी मम्मी ने इसे थाई थप्पड़ी, थाइमिन, है ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थाइमिन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया दोस्तों। तो वो राई सुनने लगा मोबाइल में, तो राइबोफ्लोविन, है ना। और बिट्टू फिर इसके बाद हो गया 3 साल का दोस्तों। कितने साल का हो गया, 3 साल का। तो इसने बोला कि अब सीन बदला जाए, नया सीन आ जाए, तो नियासिन। 3 साल का हुआ तो इसने बोला कि नया सीन आया, अब राई बहुत सुन ली, तो नियासिन। ठीक है, और बिट्टू अब 5 साल का हो गया दोस्तों। 5 साल का हो गया तो ये स्कूल जाने लगा और वो पेंटिंग करने लगा, तो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। ठीक है, अब पेंटोथेनिक। और ये फिर 6 साल का हुआ बिट्टू जब, तो ये 6 खेलने मारने लगा, मैच खेलने लगा, और पारी में 6 मारने लगा, 6 तो पायरिडॉक्सिन, 6 मारने लगा तो पायरिडॉक्सिन। और जब बिट्टू बड़ा हुआ और 7 साल का हो गया तो इसे 7 की जरूरत थी, तो इसका बायोडाटा निकाला गया। तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। अब दोस्तों इसकी बायोडाटा तो निकल गया, लेकिन क्या नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी। तो बिट्टू को फल खिलाया गया, 9 साल में इसकी शादी हुई, फल खिलाया गया, तो फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी कितनी साली थी, 11 साली थी, तो B11 का सालिसिलिक अम्ल, है ना। और मित्र कितने थे, 12 मित्र थे दोस्तों। तो 12 मित्रों ने क्या किया, साइनो को बालमेन, बालों को साइनाइन किया और चल दिए। तो ये B12 का जो आपका रासायनिक नाम होगा, साइनो को बालमेन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में जरूर बताना कि सर मुझे पूरे के पूरे विटामिन याद हो गए हैं। अगला विटामिन जो दोस्तों अपना है विटामिन सी। अब विटामिन सी यानी कि सी फॉर क्या होता है दोस्तों, कार। कार कैसी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, कार एसी होनी चाहिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, एस कार्बिक। एस कार बिक रही, मैंने पूछा आपसे कार बिक रही है, आपने बोला एस कार बिक रही है, या फिर एसी कार बिक रही है। कैसी, एसी कार बिक रही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर कार, और कार बिक रही है तो एस कार्बिक अम्ल। ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब विटामिन डी आप लोग सभी समझते हैं कि विटामिन डी से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम मिलता है तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और अगला जो आपका विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल है। और ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को टोकोगे तो क्या हो जाएगा, फैल हो जाएगा, एलिफेंट फैल हो जाएगा और आपको चित्त कर देगा, है ना। तो टोको मत, टोको मत, ई टोको मत, है ना। तो ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, और एक और आपका बचा है दोस्तों विटामिन के। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन,
क्विनोन। आपने एक प्रश्न सुना होगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने बताया होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि इसका फ्लो रुक जाता है। क्या होता है? इसका फ्लो रुक जाता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? फ्लोक्विनोन। इसका फ्लो रुक जाता है, कम हो जाता है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमता। तो फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होगा। आपको बताना है सबसे पहले, आपको 2 सेकंड में, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अब एक चीज हमें बताना कि आप दूध और दही लेके आते हैं कि नहीं आते। लेके आते हैं मतलब लेके, तो लैक्टिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखें, आप दूध लेके आ रहे हो, दही लेके आ रहे हो। दूध लेके आते हैं, दूध और दही क्या करते हैं? हम लेके आते हैं। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि हम लेके आते हैं तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगर याद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला देखते हैं दोस्तों, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में अम्ल बताना है। आपने मक्खन देखा होगा, दूध जब जम जाता है और दही बनता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? मक्खन लगाते हैं। और जब आप मक्खन लगाओगे चेहरे में तो आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटेरिक। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा? ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि मक्खन क्या बना देता है? ब्यूटी बना देता है। ठीक है, तो ब्यूटेरिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखो आप, ब्यूटी, ये मक्खन लगा रहे हैं और आप ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन लगाओगे तो ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा? ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, याद हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव बताना है आपको। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आप सेव खरीदने जाते हो कि मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अगर दुकानदार 160 रुपया किलो बताता है तो आप बोलते हो नहीं 120 रुपया किलो दे दो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? मोल भाव करते हो। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मौलिक अम्ल, क्योंकि आप सेव का क्या करते हो? मोल भाव करते हो, तो मौलिक अम्ल। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है हमें। फलों के रस व सिरका में अम्ल बताना है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आपने घरों में देखा होगा कि आप फलों को, है ना, और सिरका को काय में रखते हो? एसी में रखते हो, एसी में। तो फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक, क्योंकि आप एसी में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, फलों के रस व सिरका में एसिटिक अम्ल। आपको याद हो रहा होगा दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद होगा जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके 2 सेकंड आपके लिए उत्तर बताने के लिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, यानी कि आप समझ गए होंगे कि खेत, आप बोलते ना कृषि फार्म, तो फार्म मतलब आपने यहां बोला कि खेत, और खेत में पता है चींटी भी पाई जाती है, बिच्छू भी पाए जाते हैं और मधुमक्खी भी पाए जाते हैं। तो खेत यानी कि फार्म। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये खेत है और खेत में आपको बिच्छू भी है और यहां पर खेत में मधुमक्खी भी है। तो मधुमक्खी जो है खेत में है, कृषि फार्म में है, तो फार्म है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, क्योंकि ये कृषि फार्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कृषि फार्म में कौन मिल जाते हैं? चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी। तो इनमें कौन सा अम्ल होगा? फार्मिक अम्ल होगा। ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में आपने देखा होगा, सोडा बड़े अच्छे से लोग बोलते हैं कि सोडा बनाओ यार, तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि कार में लोग सोडा लेके घूमते हैं, सोडा लेके घूमते और आप बोलते हो कि सोडा बनाओ, सोडा। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सोडा लिखा, और एक कार में घूमते हैं, तो कार्बोनिक अम्ल। सोडा में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि सोडा लेकर काय में घूम रहे हैं? कार में घूम रहे हैं, तो कार्बोनिक। ठीक है, अगला देख लो तो दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग चाय पीते हो,
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप चाय क्यों पीते हो रोज, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो आप दैनिक पीते हो, तो दैनिक से क्या हो जाएगा? टेनिक, ठीक है, टेनिक, है ना। चाय कब पीते हो, मैं आपसे बोलूं चाय कब पीते हो, आप बोलोगे दैनिक, तो टेनिक। अब क्यों पीते हो, तो आप बोलते हो टॉनिक मिलता है, उससे क्या मिलता है? टॉनिक। तो टेनिक आपको याद रख लेना है, एक तो दैनिक चाय पीते हो तो दैनिक से टेनिक, और चाय में क्या मिलता है, तो आपको टॉनिक मिलता है, ठीक है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक पाया जाता है, क्योंकि चाय में आपको टॉनिक मिल जाता है। तो टॉनिक यानी कि टैनिक, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है चाय, और चाय में आपको मिलता है टॉनिक, ठीक है। हाँ, अगला देखो यहां पर वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक। अब वसा अलग अलग होते हैं दोस्तों, एक तो बोलते हैं हम दिल में वसा लिया, क्या होते हैं? दिल में वसा लिया, वो वाला वसा अलग है। और वसा जो होता है जैसे घी में पाया जाता है वसा, है ना, वो वसा अलग है। तो आपको वसा में बताना है वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है ओली। ओली को दिल में वसा लिया, ओली को, ओलिक को दिल में वसा लिया, तो वसा ऐसे याद रख लेना, ओली को दिल में वसा लिया। तो वसा में कौन सा? ओलिक, ओलिक अम्ल, ओलिक, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है ओलिक। नींबू और मौसम्बी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपने नींबू भी देखा होगा, मौसम्बी भी देखा। आप बोलते हैं ना कि मौसम्बी का अच्छा रस बनाओ यार, नींबू का रस बनाओ, है ना, शरबत बोलते हैं, नींबू का रस बनाओ। अब आपको नींबू और मौसम्बी का अगर रस बनाना है तो क्या करना होगा? आपने कभी बनाया भी नहीं है, तो नींबू और मौसम्बी को रस बनाने की भी एक आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। जैसे हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको भी ट्रिक होनी चाहिए। नींबू का रस और मौसम्बी का रस तभी निकलेगा जब आपके पास क्या है? ट्रिक। तो साइड ट्रिक, है ना, नींबू और मौसम्बी में कौन सा? साइड ट्रिक। नींबू और मौसम्बी का रस निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रिक। तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइड ट्रिक, ठीक है। अगर मैं आप कभी बोलूं कि यार नींबू का रस बनाओ, बोल देना सर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, या मैं ट्रिक से रस निकालता हूं, ठीक है। तो नींबू और मौसम्बी साइट्रिक अम्ल। अगला देखो, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली भी आपने देखी होगी दोस्तों, और अंगूर भी आपने देखा होगा। तो कौन सा पाया जाता है इमली और अंगूर में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। दोस्तों आपने देखा होगा टार्टरी, टार्टरी देखा होगा, है ना। जैसे आप बोलते ना नमकीन बनता है या कुछ बनता है तो आपको खट मिट्टा लगता है, वो टार्टरी से लगता है, टार्टरी, ये है टार्टरी। अब टार्टरी जब खटमिट्टा लगता है तो टार्टरी कैसे बनेगा? इमली और अंगूर से बनेगा, है ना। तो याद रख लेना टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? अंगूर और इमली में, ठीक है। याद रख लेना कौन सा? टार्टरी। टार्टरी याद रख लेना, टार्टरी होता है खटमिट्टा, इमली भी खटमिट्टी होती है और अंगूर भी, तो ये टार्टरी बनती है इनसे, टार्टरी याद रखेंगे, इमली और अंगूर, टार्टरी, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूटेनिक। कौन सा? ग्लूटेनिक। अब हम आपसे कहें कि जो गेहूं है इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होगा? ग्लूटेनिक अम्ल। ग्लूटेनिक, ग्लू से ग्लूकोज और टेनिक से टॉनिक, ग्लूकोज का टॉनिक आपको देना चाहिए, ठीक है। तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है, गेहूं। और भी देखें गन्ना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आप लोग गन्ना खाते होंगे, गन्ना खाते ना, तो गन्ना खाते होंगे, लेकिन गन्ना खाते तो होंगे लेकिन आपके गले में फंस जाता होगा, काय में? गले में। तो गन्ना में कौन सा अम्ल होगा? जब ये गले में फंस रहा है तो ग्लाइकोइन, आपने कॉइन देकर गन्ना खरीदा, कॉइन देकर गन्ना खरीदा, लेकिन ये काय में फंस गया? गले में फंस गया, तो ग्लाइकोइन, गन्ना खरीदा कॉइन देकर और गले में फंस गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? ग्लाइकोइन जो है गन्ने में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, गन्ना आपको खाना नहीं है क्योंकि ये गले में फंस जाएगा, आपको इसका जूस पीना है, ठीक है। तो ग्लाइकोइन गन्ने में अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक, कार्बोनिक, यूरिक या फिर ऑक्जेनिक? तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, आपको अम्ल बताना है, तो सभी को पता है यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सरल है, आसान है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास पत्तों में, जो घास के पत्ते होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेंजोइक। क्या है? बेंजोइक। बेंजोइक से क्या हो जाएगा? बेंचो। बेंचो क्या? बेंचो घास के पत्ता, बेंचो, तो बेंजोइक। ठीक है, बेंजोइक पाया जाता है, आपको याद रख लेना, घास के पत्तों को बेंचो, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कि बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी हैं, अगर आपसे बनता है तो? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अब एक बात बताना कि अगर आपकी बॉल क्या चली जाए, नो चली जाए, नो चली जाए, तो आपका बेस बिगड़ जाता है और आप बहुत कुछ खो देते हो, क्योंकि अब क्या मिलनी है? फ्री हिट मिलना है, फ्री हिट, और फ्री हिट में छक्का भी लग सकता है। तो आपकी बॉल अगर नो चली गई तो आपका बेस बिगड़ जाएगा और आप बहुत कुछ खो देगो। तो बेस बॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 9 खिलाड़ी, और खो दोगे तो खो खो में भी 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना, इसलिए नो बॉल नहीं फेंकना है, नो बॉल नहीं फेंकना है, 9 से 9 है ना, बेसबॉल और खो खो। ठीक है, कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। ठीक है, याद हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। अब देखो कैसे याद रखते हैं दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी वाटर, नदी में वाटर है, तो आप क्या अकेले जाओगे? नहीं जाओगे ना, साथ में लेके जाओगे किसी को। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे? 7, क्योंकि वाटर में हम घुसेंगे तो साथ में लेके जाएंगे। कबड्डी खेलोगे तो साथ में और भी खिलाड़ी होंगे, कबड्डी खेलोगे तो साथ में और भी खिलाड़ी होंगे, तो कबड्डी में कितने? 7। नेट का आपको जिंदगी भर साथ चाहिए, बिना नेट के आपका कुछ नहीं चल रहा, तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। याद रख लेना, नेट बॉल आया, आपसे पूछा नेट बॉल में कितने खिलाड़ी, आपने सोचा कि नेट आया, सन ने ट्रिक बनाई थी, नेट का साथ तो जिंदगी भर चाहिए, यानी कि 7 चाहिए, तो 7 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 चाहिए होता है, कबड्डी अकेले नहीं खेल सकते, तो 7 चाहिए होता है, तो 7 खिलाड़ी। ठीक है, वाटर पोलो में, वाटर में हम अकेले नहीं घुसते, उसमें भी 7 चाहिए, तो 7 खिलाड़ी। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी। ठीक है, अगर याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें और भी ट्रिक देखने का प्रयास करें। अब दोस्तों आपको बताना है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ये है बास्केट, और बास्केट है तो बास्केट में कितनी बॉल बनेगी? मात्र 5 बॉल ही बनेगी। बास्केट में कितनी बॉल बनेगी? 5 बॉल ही रख सकते हैं, बास्केट छोटा है, तो बास्केट बॉल में कितनी होंगी? 5 खिलाड़ी। अब याद रख लेना, आप बास्केट लेके जाएंगे तो उसमें कितनी बॉल रख के आना है? 5 बॉल, केवल 5 ही बनेंगी। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला है दोस्तों पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पोलो में कितने खिलाड़ी? सबसे पहले तो याद रख लेना कि पोलो में 4, 2 वो आपके अक्षर आते हैं और 2 मात्राएं आती हैं, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? 4। ठीक है, तो आप पोलो को देखते ही बता देंगे कि ये तो 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, और याद रख लेना, आप बोलते ना कि उसकी तो क्या खुल गई? पोल खुल गई, पोल से पोल खुल गई। किन की पोल खुल गई? उन चारों की पोल खुल गई। ये 4 देख रहे हैं आप, इन चारों की क्या खुल गई? पोल खुल गई। तो पोलो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 4 खिलाड़ी हो जाएंगे, चारों की पोल खोल देना है हमें। ठीक है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी। अगला है दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल, अब वॉलीबॉल को बॉलिंग बॉल कर दो, क्या कर दो? बॉलिंग बॉल, है ना, बॉलिंग के लिए बॉल देते हैं। बॉलिंग के लिए किसे बॉल देंगे आप? किसे देंगे बॉलिंग के बॉल? बॉलिंग के लिए बॉल जिसमें छक्के ना पड़े, है ना, जिसमें छक्के ना पड़े उसे आप बॉलिंग के लिए बॉल दोगे। सही है ना, कि जिसमें छक्के पड़ते जाएं और आप बॉलिंग के लिए बॉल दोगे। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 6 खिलाड़ी हो जाएंगे, क्योंकि आप बॉलिंग के लिए बॉल दोगे किसे? जिसमें छक्के ना पड़े, तो 6 खिलाड़ी। ठीक है, बॉलिंग बॉल कर दो उसको, बॉलिंग बॉल या वॉलीबॉल। ठीक है, याद हो रहा ना आपको? अगर हो रहा है तो लाइक जरूर करें, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर। ये है दोस्तों वॉलीबॉल, ये 6 खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो टेनिस, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस,
दोस्तों ये बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें। आप लोग दोस्तों टेनिस की बॉल लेते आगे होंगे, टेनिस बॉल, टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता खेलते ना आप लोग, टेनिस की क्या खेलते हैं, बॉल खेलते हैं। तो टेनिस की बॉल लेकर के आओगे तो 1 या 2 लेकर आओगे, 10 तो नहीं लेकर के आओगे, 1 या 2 लेकर के आएंगे, बस सर हो जाएगा इतने में खेल लेंगे। तो टेनिस, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अब टेनिस जहां भी आएगा तो आप टेनिस की कितनी बॉल लेकर के आओगे, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 बॉल लेकर के आएंगे। तो टेनिस जहां भी आपका आता है तो वहां 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट तो सभी लोग मेरे दोस्त खेलते होंगे, सभी लोग खेलते ना क्रिकेट, कमेंट में बता देना, है ना। तो आपको पता है कि इसमें होते हैं क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो 11 को कैसे याद करना है। क्रिकेट को तो सभी को पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 2 और ऐसे खेल हैं, फुटबॉल और हॉकी। ये है दोस्तों हॉकी, हॉकी में 1 और 1, 1 और 1 कितना हो जाता है, डंडा है, एक डंडा खींच दो और एक और खींच दो तो बोले 11 हो गए। बैट भी इसी प्रकार से है क्रिकेट का, 1 1 तो 11 हो गए। और फुटबॉल में भी आप क्या से खेलते हो, पांव से खेलते हो, तो पांव 1 और 1 11, है ना। हम बोलते ना कहां जा रहे हो, काय से जा रहे हो, बोले हम 11 नंबर की बस से जा रहे हैं। 11 नंबर की बस यानी कि काय से जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। तो फुटबॉल में भी आप क्या करते हो, पांव से खेलते हो, तो पांव 1 और 1, ठीक है। तो 11 फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। अब 11 नंबर की बस से जाना है हमें। अगला देखते हैं दोस्तों, बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, 3, 1, 4 या फिर 2। बॉक्सिंग आप कहते ना कि एक मुक्का मारेंगे, क्या बोलते ना, एक मुक्का, गुस्सा मत दिलाना नहीं तो एक मुक्का मारेंगे, इसलिए बोलते थे। तो बॉक्सिंग में कितने होंगे खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, ये है आप मुक्का मारने के लिए तैयार रहते हो अपने मित्रों के लिए, बोलते गुस्सा मत दिलाना नहीं तो एक मुक्का मारेंगे, है ना। अब रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, रग्बी बताना है आपको, जल्दी से बताएं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में होते हैं दोस्तों 15। रग्बी से क्या बनेगा, रवि। रवि कोई आपका मित्र है जो कितने साल का है, 15 साल का है। कितने साल का है, 15 साल का है। रग्बी फुटबॉल, रग्बी से आप रवि बोल देना कि रवि मेरा एक मित्र है और वो कितने साल का है, 15 साल का है। तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 15। कितने हो जाएंगे, 15, सबसे ज्यादा होते रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। तो याद रख लेना। अगला है दोस्तों आपका, स्नूकर में कितने खिलाड़ी हैं। स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होता है 1 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर तो आपको नहीं लग रहा, नौकर, स्नूकर नौकर, तो आप कितने नौकर रखोगे, 1 ही रखना बस। कितने रखोगे, 1, है ना। बोले सर आपने बोला था नौकर 1 रखो तो मैंने 1 ही रखा है। और स्नूकर में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे आपके, 1 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने याद कर लिया, है ना, कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और जब पोलो हम लिखते हैं तो 2 मात्राएं और 2 अक्षर आते हैं तो हो जाते 4, और पोल, चारों की पोल खुल गई। इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं। फुटबॉल में लाभ पांव से खेलते हैं तो 11 नंबर की बस से, यानी कि 11 होते हैं। क्रिकेट में बैट ये है तो 1 बैट, है ना, 1 बताता है 1, तो 11 नंबर आपका हो जाएगा। ऐसे ही हॉकी में भी आपके 11 हो जाएंगे। स्नूकर में नौकर आ रहा है, मतलब नौकर 1 रखना है हमें, ठीक है। कबड्डी में 7 चाहिए खेलने के लिए, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। वाटर पोलो में, वाटर में हम अकेले नहीं घुस सकते, वाटर में हम अकेले नहीं तैर सकते, हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो वाटर पोलो में 7 हो जाएंगे दोस्तों आपके। चावल मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं, 24 होते हैं। एक बार की बात सुनो दोस्तों, मेरी बीबी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो चावल टमाटर बना रहे हैं। फिर शाम को बोला तो क्या बना रहे हैं, चावल टमाटर बना। मैंने कहा 24 घंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है, तो चावल टमाटर एक क्या लगा रखा है, 24 घंटे। तो चावल टमाटर का गुणसूत्र कितना होगा, 24, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहा है, 24 घंटे चावल टमाटर बन रहा है, ठीक है। तो 24 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आम और चूहे का गुणसूत्र, आम
और चूहे का गुणसूत्र कितना होता है? 39, 40, 42 या फिर 41। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। कितना होता है? 40। ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज बताना, आम कितने रुपए किलो होते हैं? लगभग 40 रुपए किलो होते हैं। और आप 1 किलो आम 40 रुपए के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा, और ये चूहा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया। ठीक है, तो आप कितने रुपया के लाए थे? 40 रुपए के लाए थे और आम खा गया चूहा। कितने रुपए के? 40 रुपए के। तो आम का गुणसूत्र भी 40 हो गया, और आम 40 के खाए तो चूहे का गुणसूत्र भी कितना हो गया? 40 हो गया। अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुणसूत्र 40 तो चूहे का गुणसूत्र भी 40 ही होगा, क्योंकि आम तो चूहा खा गया। ठीक है, इसलिए आपको याद करना है। बिल्ली, शेर और टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली, शेर और टाइगर ये सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। अब इनके गुणसूत्र कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38। कितने होते हैं? 38। अब जब आप 38 लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है? अड़ जाता है। टाइगर अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है। जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाएं, है ना। तो बिल्ली भी अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है और टाइगर भी। तो अड़ जाता है, सो अड़ से क्या बनेगा? 38। ठीक है, तो बिल्ली, शेर और टाइगर अड़ जाते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्र कितने हैं? 38। ठीक है, अब देखते हैं हाथी में कितने गुणसूत्र हैं। हाथी में आपको बताना कितने गुणसूत्र हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है दोस्तों। हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 56 होते हैं। अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तों। अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। हम बोलते ना कि हाथी जैसा शरीर लगाए हो और आप में कोई ताकत नहीं है, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी हाथी जैसा होगा, या फिर जो हाथी जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा। ठीक है, तो 56 गुणसूत्र होते हैं हाथी में, ऐसा आपको याद करना है। अगला देखो दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर सभी लोगों ने देखे होंगे, मच्छर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। यहां पर आ रहा ना 6 मच्छर, तो 6 आ रहा है यहां पर। तो मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये चीज याद रखनी ना, इस मच्छर में कितने गुणसूत्र हैं? 6 गुणसूत्र। ठीक है, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? मक्खी, आपके घर में मक्खी रहती होंगी, आप बहुत सफाई करते फिर भी मक्खी रह जाती हैं। 1-2 मक्खी तो रह जाती हैं, 1-2 मक्खी तो रह ही जाती हैं। आप कितना सफाई करो, कितनी दवाई डालो, 1-2 मक्खी तो रह जाती हैं। तो मक्खी का जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? 1-2 यानी कि 12। ठीक है, 1-2 मक्खी रह जाती हैं, इसको ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों, मक्का में गुणसूत्र होते हैं। मक्का बोते ना आप लोग, मक्का खाते होंगे, भुट्टे खाते होंगे मक्का। और कई लोगों को तो अगर भुट्टे मिल जाएं तो 20 भुट्टा खा जाएंगे। कितने खा जाएंगे? 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं कितने? 20 होते हैं, 20। अब आप 20 भुट्टे जरूर खा जाएंगे। अगर आपको भुट्टे मिल जाए ना तो 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो भुट्टे यानी कि मक्का का भुट्टा, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 20। ऐसे याद करते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे वीडियो भी जरूर देखें इसी प्रकार के। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है, पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है। 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया 46 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही। 23 जोड़े या फिर 46 इस प्रकार से आते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपको, चिंपांजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, बाल विकास मनोविज्ञान में कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कोहलर क्या करता है कि उसको केला उसको भूख लगती है तो उसको केला चाहिए, तो और केले के लिए वो अड़ जाता है। क्या हो जाता? अड़ जाता है। तो चिंपांजी और आलू, यहां पर चित्र में देखो, ये चिंपांजी है और ये चिंपांजी भी आलू खाना है इसको, ये अड़ गया है कि हमें तो आलू ही खाना है। कौन? चिंपांजी अड़ गया है कि आलू खाना है। अड़ गया है तो 48।
ठीक है, और ये 48 साल का चंपा है, ठीक है, ये लगभग 48 आलू खा जाएगा। कितने खा जाएगा? 48। तो 48 आलू खा जाएगा चंपा 48 साल का, ठीक है, और ये अड़ गया है आलू खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 48। चंपा जी और आलू का गुणसूत्र कितना होगा? 48, ठीक है। अब देखें दोस्तों, घोड़ा का जो घोड़ा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? घोड़े में बताना है आपको कितने गुणसूत्र होते हैं घोड़े में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। जी हां दोस्तों, ये जो घोड़ा है ये अपने 4 पांव से एक दिन में 64 किलोमीटर दौड़ता है ना। घोड़ा एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ता है? 64 किलोमीटर। आपको याद रख लेना 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? कबूतर में गुणसूत्र प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 साल, है ना। 80 कितने गुणसूत्र होते हैं कबूतर में? 80 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि आजकल के जो 80 साल के बुड्ढे हैं वो भी ये गाना गाते हैं, कबूतर जा जा जा। आपने नाम सुने होंगे ना। तो 80 साल का बुड्ढा भी क्या गाता है? कबूतर जा जा वाला गाना गाता है। तो कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80, क्योंकि 80 साल का बुड्ढा भी गाना गाता है, कबूतर जा जा जा। इस प्रकार से याद करते जाना है, ठीक है। ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड्ढे। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 12 का उत्तर में बताना है। प्याज और गुणसूत्र कंगारू में कितने होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्याज, यानी कि 16, है ना। 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को ऐसे कर दो अगर प्यार हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्यार, आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार बार कंगा फेरते हैं अपने बालों पर, ठीक है। तो कंगा से कंगारू भी 16 साल, ठीक है, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं कंगारू में, और प्याज में भी 16 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से याद कर लेना। अब देख लो, मेंढक में गुणसूत्र होते हैं। तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेंढक आपने देखा होगा कभी, कितने होते हैं? 28, 29, 26 या फिर 27। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितने होते हैं? 26 होते हैं। आप अगर बरसात के समय में चाहो तो 26 मेंढक को ढक सकते हो। ढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। तो मेंढक में गुणसूत्र कितने होते हैं? 26, है ना। गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। गाजर में कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। और आप अगर गाजर का क्या खाते हो? गाजर का जूस पीते हो, जूस, तो आप भी कितने साल के हो जाओगे? अब दोस्तों आपको बताना है, गाजर में गुणसूत्र होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं गाजर में? आपने गाजर देखी होगी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। कितने गुणसूत्र होते हैं? 18 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहे 60 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो जाओगे? 18 वर्ष के हो जाओगे। चित्र में देखो, ये सभी क्या करते हैं? गाजर का जूस पीते हैं। और ये कितने वर्ष के लग रहा है आपको? 18 वर्ष जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो गाजर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 18। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखो, भालू में गुणसूत्र होते हैं। भालू आपने देखा होगा। भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अगर आपका शरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप 74 साल के लगने लगोगे, है ना। जिसका शरीर भालू जैसा हो गया है वो 74 साल का लगेगा, या 74, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको। आपका शरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा? 74 साल का। तो 74 होते भालू में गुणसूत्र। अगला है दोस्तों, गेहूं में गुणसूत्र होते हैं। कितने होते गेहूं? आप लोग देखते होंगे आपके खेत में गेहूं बोए होते हैं, ठीक है, और गेहूं आपने देखे होंगे। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के खेत में
गेहूं बोए थे और गेहूं में आग लग गई। मैंने उससे पूछा कि आपके कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़। कितने? 42 एकड़ खेत में मैंने गेहूं बोया था और उसमें क्या लग गई? आग लग गई। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं। दोस्तों गांव में खरगोश को बोला जाता है खरा। क्या बोलते हैं? खरा। ठीक है, अब देखना, खरा वही उतरेगा, खरा वही उतरेगा रेस में खरा वही उतरेगा जो अपने 4 पांव से दौड़ेगा। 4 पांव से दौड़ेगा वही खरा उतरेगा और खरा को खरगोश कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितना होगा? 44। खरगोश का गुणसूत्र 44। दोस्तों गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बॉस इंडिकस। अब आपको याद कैसे रखना है? आपको पता है इंडिया की बॉस कौन है? गाय इंडिया की बॉस है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस। ठीक है, आपको याद रख लेना, ये है गाय और ये इंडिया की बॉस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रख लेना कि गाय तो क्या है? बॉस है इंडिया की, तो बॉस इंडिकस। ठीक है, याद हुआ? नहीं हुआ तो लाइक करें। ठीक है, कुत्ता का बताना है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि आजकल कुत्ते भी क्या बन जाते हैं? फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मेरा फैमिलियर डॉग है ना, इसलिए। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कैनेस फैमिलियर्स, है ना, कैनेस फैमिलियर्स। ये मेरा फैमिलियर्स डॉग है। देखें कैसे फैमिलियर्स डॉग आपको चित्र में दिख रहा होगा, फैमिलियर्स डॉग। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो कुत्ता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फैमिलियर्स डॉग। ठीक है, फैमिलियर्स, कैनेस फैमिलियर्स, ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपने देखा होगा आपके घरों में बिल्लियां फैली रहती हैं, बिल्लियां फैली रहती हैं घरों में। तो फैली रहती हैं तो फैलेस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यानी घरेलू है, तो घरों में फैली रहती हैं तो फैलेस। तो बिल्ली फैली रहती हैं घरों में, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फैलेस डोमेस्टिका। ठीक है, तो याद रख लेना है, चित्र के माध्यम से देखें, घरों में बिल्लियां फैली रहती हैं। और भी देखें दोस्तों, मक्खी का बताना है आपको। मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है दोस्तों मस्का। आप लोग घरों में देखते होंगे मम्मी लोग कितनी भी सफाई कर लें फिर भी एक आध दो जो मच्छी होती हैं वो मस्का लगाए बैठी रहती हैं, है ना, कि मुझे खाना मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिलेगा। तो मक्खी क्या लगाए बैठती है? मस्का, है ना, मस्का लगा देती है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टा, मस्का डोमेस्टा। अब आपसे कोई पूछेगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप याद रख लेना, घर में बहुत सफाई करते हैं लेकिन मक्खी मस्का लगा देती है। ठीक है, हाँ। अगला है दोस्तों घोड़ा का वैज्ञानिक नाम। तो घोड़ा आप देख रहे हैं चित्र में, बहुत सारे घोड़ा हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने एक बस बोला था, घोड़ा लाने को, लेकिन आपने तो बहुत सारे घोड़े ला दिए। तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इक्वस कैवेसल, इक्वस कैवेसल। मैंने तो इक्वस घोड़े को बोला था, आपने तो बहुत सारे ले दिए। तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैवेसल। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों ऊंट का। अब ऊंट का तो आप कैमेल बोलते ही हैं, ऊंट को कैमेल बोलते हैं, तो ऊंट का कैमेलस डोमेडेरियस, है ना, कैमेलस डोमेडेरियस। तो ये तो आपको याद ही है। अगला देख लेते हैं मेंढक। अब मेंढक आपने देखा दोस्तों चित्र में, सभी लोगों ने देखा होगा मेंढक। किसने नहीं देखा मेंढक? सभी ने देखा होगा। मेंढक क्या करता है? टिर्र टिर्र करता है, टिर्र टिर्र करता है। कब? रैन को, रैन मतलब रात्रि को, रात्रि को करता है। तो राना, राना ट्रिगना, टिर्र टिर्र करता है इसलिए ट्रिगना, राना ट्रिगना। इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, भूलना मत। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों बाघ का बताना है आपको। बाघ जो अपना राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका बताना है क्या हो जाएगा? बाघ। तो बाघ को हम क्या बोलते हैं? टाइगर, टाइगर बोलते हैं। तो सीधा सा है पैंथरा टाइग्रेस, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रेस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता देना। मनुष्य का होमो सेपियंस। हम बोलते थे कि जो ज्ञानी मानव, इतिहास में पढ़ते, ज्ञानी मानव का जन्म हुआ जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है, हाँ। अब भैंस का बताना है दोस्तों। भैंस,
तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है बोबालस बोबालिस, बोबालस बोबालिस। अब यहां पर आप चित्र में देखो, एक गंदे पानी में भैंस क्या है, लोरी हुई है, और जब गंदे पानी से निकलेगी तो इसके जो शरीर है उससे बू आने लगेगी, बू, तो इसे क्या कहेंगे, बोबालस बोबालिस। ऐसे ही जो भैंस है गर्मियों के दिन में इसको गर्मी बहुत लगती है तो ये गंदे पानी में भी लोर जाती है ना, और लोरी रहती है तो इसके शरीर से बू आने लगती है, तो भैंस को बोबालस बोबालिस ऐसे याद करना है भैंस के, ठीक है। अगला है दोस्तों हाथी। हाथी आपने देखा होगा, हाथी मेरा साथी, तो हाथी को क्या बोलते हैं, एलिफेंट, तो एफिलॉस इंडिका, एफिलॉस इंडिका, ठीक है। लॉस नहीं करना हमें हाथी को इंडिया से, तो एफिलॉस इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम है, याद करना है सभी लोगों को। मक्का देखें दोस्तों, मक्का सभी लोग खाते होंगे, अगर मक्के के भुट्टे मिल जाएं तो आप लोग बड़े मौज से खाते हो कि नहीं खाते, खाते हो। तो मक्का जियो मौज से, मक्का के भुट्टे खाओ और जियो मौज से, ये मक्के के भुट्टे हैं, सभी लोग खा लेना, मक्के के भुट्टे खाओ और जियो मौज से। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम जियोमेज, ठीक है, जियोमेज। अगला बाजरा। बाजरा आपने नाम सुना होगा, एक फसल का नाम है दोस्तों बाजरा। तो बाजरा आप देखें चित्र में, इसकी जो नोक है, इसका जो भुट्टा है उसकी नोक देखो पैनी पैनी दिख रही, पैनी पैनी दिख रही कि नहीं, यहां से आप देखें नोक। तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पेनिसेटम अमेरिकोनम, बाजरा का पेनिसेटम अमेरिकोनम। ये चीज याद रखनी, इसकी पैनी रहती है नोक, किसकी, बाजरा की, ठीक है, बाजरा है ना। और ये कहाँ नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता बाजरा, ठीक है, ये अमेरिका के बाजार में मिलता है, अमेरिकोनम, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपने टमाटर पढ़ना है, टमाटर, टमाटर यहां पर क्या लिखा है, टमार, टमाटर। अच्छा एक बात बताना, आप टमाटर लाइक करते हो कि नहीं करते हो, सभी लोग करते हो है ना। तो टमाटर को लाइक करना है तो लाइक को प्रेसिकन एस्कुलेंटम, है ना, लाइक को प्रेसिकन एस्कुलेंटम, सभी लोग टमाटर लाइक करते तो लाइक को प्रेसिकन, ठीक है, याद रख लेना। या फिर ऐसे बोल देते हैं, टमाटर अगर कोई लाया है घर में और अगर सड़े निकल जाएं तो बोलते लाइको है, लाइको है टमाटर, तो लाइको, आपको लाइक करना है सिर्फ, है टमाटर को लाइको परसेंट। अगला है दोस्तों अदरक। अदरक को क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, जिंजर। तो सीधा सा तो है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल, है ना। और ऑफिस में क्या मिल जाए, अदरक की चाय मिल जाए आपको, बस ठंड के दिनों में अब बोलोगे यार अदरक वाली चाय लेकर के आओ, अदरक वाली, तो ऑफिस में आपको अदरक वाली चाय लेके आना है, जिंजर वाली, जिंजर। तो अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जिंजीवर ऑफिसिनेल, ठीक है। अगला है दोस्तों गाजर। अब गाजर तो आप लोग सभी खाते हैं और कैरेट बोलते हैं इसे, कैरेट, तो डाकस कैरोटा, कैरोटा, कैरेट से कैरोटा, ठीक है। गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा। अब तो इसमें कोई याद नहीं रखना ना, कैरोटा सीधा तो है। अगला देखते हैं मूली। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रेफेनस सेटाइवेस, क्या है, रेफेनस सेटाइवेस। तो सभी लोग बता देना कि मूली के बहुत सारे लोग क्या होते, फैन होते हैं, मूली के फैन होते हैं सभी लोग खाते हैं। लेकिन एक बात और है, मूली जब खाते हो तो क्या बनती है, गैस बनती है कि नहीं, गैस बनती है। और जब गैस निकलती है तो सभी लोग बोलते हैं रे फैन चलाओ, फैन चलाओ, तभी सेटलमेंट होते हैं ना। तो फैन चलाओ। तो मूली का रेफेनस सेटाइवेस, इस प्रकार से कुछ लोग फैन भी होते हैं मूली के, बहुत खाते हैं, है ना। तो ऐसे याद करना है। सेब का बताना है दोस्तों आपको, सेब का क्या है, सेब खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेब खाओ आपकी मसल्स बन जाएंगी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सेब अगर आप खाते हो तो इसका मैल निकाल देना, पहला क्या निकाल देना, मेल। तो आपको याद करना है कई के लिए, मसल्स बनाने के लिए सेब खाओ तो मसल्स यानी कि मेलस पौमिया या फिर मेल निकाल देना, सेब का मेल निकाल देना फिर खा लेना, ठीक है। तो अपन धोते ना, मेल निकाल देते इसका, तो मेलस पौमिया, सेब को क्या बोलते हैं, मेलस पौमिया, याद रख लेना। याद हो रहा हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, हल्दी। सभी लोग खाते हैं हल्दी, रोज खाते हैं, है ना, सब्जियों में हल्दी डाली जाती है और हल्दी काम में भी आती है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए और खांसी हो जाए तो घर वाले बोलते हैं कि हल्दी का दूध दे दो, हल्दी डला दूध दे दो, है ना। और आप रात भर करते हो खुक 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 खुक
कुरकुर करते हो, पापा बोलते कुरकुर मत कर, हल्दी वाला दूध पी ले, बोलते ना। तो कुरकुमा और लौंगा, है ना, बोलते हैं कि लौंग दबा ले थोड़ी सी, और बोलते आपने देखा होगा कि एक लौंग दबा ले मुंह में, जिससे कुरकुर नहीं होगा, खांसी नहीं चलेगी। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, याद रख लेना। अगला है दोस्तों अंगूर। अंगूर को बोलते हैं बिटियस, और आपने देखा होगा कि अंगूर की खेती को बोला जाता है बीटी कल्चर। क्या बोलता है? बीटी कल्चर। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या होगा? बीटीएस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 2 सेकंड है आपके पास, उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब एक चीज यहां पर आ जाओ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन से आपको क्या समझ में आता? थोड़ी सी फीलिंग होगी हो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक। और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है। इस बच्चे ने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया और इसकी सांसें क्या हो गई? थम गई। इसकी सांसें थम गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करेंगे? थॉमसन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर पकड़ा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लिया, आप भी पकड़ोगे तो आपकी भी सांसें थम जाएंगी। तो थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखते हैं दोस्तों, क्लोरीन की खोज किसने की? क्लोरीन, क्लोरीन से क्या हो जाएगा आपका? किलो बन रहा है यहां पर, किलो, 50 किलो क्लोरीन। अब आपको हिंट दे दी मैंने, आप जल्दी से बताएं 2 सेकंड में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सीले, सीले, है ना। अब यहां पर देखो जरा, मैं बोलूं, आप मेरे पास आए कि सर मुझे 50 किलो शक्कर दे दो। मैंने बोला मैंने 50 किलो शक्कर तौल दी है, अब बोरी को सीले और ले जा, बोरी को सीले और ले जा। कितने किलो? किलो से क्या हो जाएगा? क्लोरीन, किलो से क्लोरीन और सीले, है ना। मैंने 50 किलो बोरी में शक्कर भर दी है, सीले और ले जा, सीले और ले जा। तो क्लोरीन की खोज सीले, याद रख लेना। किलो से किलो शक्कर याद आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, अगला आपका है बारूद की खोज किसने की थी? आप बोलते हो सर बारूद लगी है, सिर्फ चिंगारी की देर है, वो ही है ये बारूद। बारूद की खोज किसने की थी आपको बतानी है। किसने की थी? 2 सेकंड है आपके पास। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजर बेकन। किसने की थी? रोजर बेकन ने। यहां पर देखो, ये जो बारूद है ये रोज बिकना है, रोज बिकना है। मैं आपसे पूछूंगा बारूद कब बिकना है, अब बोलोगे रोज बिकना है। बारूद कब बिकना है, अब बोलोगे रोज बिकना है। तो बारूद की खोज रोजर बेकन, रोज बिकना है, रोजर बेकन। ठीक है, याद हुआ हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही फनी वीडियो आप तक आएंगे, लाइक करके शेयर जरूर करना। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? मलेरिया, मलेरिया सभी लोगों को होता है ना। मच्छर काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है, एडीज मच्छर, है ना। तो बताना है 2 सेकंड में आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। अब आपको अगर मलेरिया हो जाए, भगवान ना करे, तो आप क्या करोगे? रोने लगोगे और आपको कुछ भी रॉस नहीं आएगा, ना खाना रॉस आएगा, ना किसी से बात करना रॉस आएगा। मलेरिया की चिकित्सा की खोज कौन करेंगे? रोनाल्ड रॉस। कौन करेंगे? रोनाल्ड रॉस। क्योंकि मलेरिया हो गया तो रोने लगोगे और कुछ भी रॉस नहीं आएगा। तो रोनाल्ड रॉस। दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, रोनाल्ड रॉस आपको याद हो गया होगा। दोस्तों बताना है अब आपको, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? आपने भी पोलियो की दवाई पी होगी छोटे में, है ना। वो लोग आते थे, बोले आ करो, और डाल दी 1 बूंद, है ना, जिंदगी के लिए 2 बूंद। पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हाल ही में कौन है? अमिताभ बच्चन साहब हैं। और पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये चीज हमें बतानी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों साल्क। क्या हो जाएगा? साल्क। अब साल्क से क्या बनेगा? साग, साग सब्जी, है ना, साग सब्जी। पहले क्या करते थे? इस प्रकार से पिला देते थे, बोलो आ करो और पिला दी। अब हमें साग सब्जी में साग सब्जी में खाना है। क्या में खाना है? साग सब्जी। बोले सर अब हम पिएंगे नहीं, अब तो हम साग सब्जी में खाएंगे। क्या? पोलियो। तो पोलियो की खोज साल्क ने की थी। अब हम पिएंगे नहीं, हमें काय में खाना, अब साग सब्जी में खाएंगे। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? साल्क ने। अब याद हो गया होगा आपको। ठीक है, देखें टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी? दोस्तों टीबी यानी कि क्षय रोग, है ना।
तो टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी? 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी की चिकित्सा की खोज। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। यहां पर देखो, अब कोच से आपको याद नहीं आया कि सर आजकल रेलवे में स्मार्ट कोच लगने लगे हैं जहां पर टीबी भी उपलब्ध है। क्या लगने लगे? स्मार्ट कोच। यहां पर देखो, ये स्मार्ट कोच है, यहां पर टीबी भी सब उपलब्ध है। तो टीबी की जो वैक्सीन है इसकी खोज कौन करेगा? कोच ही होगा ना, कोई कोच। तो रॉबर्ट कोच, इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। टीबी की चिकित्सा की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। अब टीबी कोच में भी लगने वाले लगे हैं, रेलवे कोच में। तो इस प्रकार से याद करना है। अगला देखो, टाइफाइड की जो जीवाणु है इसकी खोज किसने की थी? टाइफाइड, मोतीझरा बोल देते हैं इसको, मोतीझरा। आपको कभी हुआ हो, है ना, या किसी को हुआ हो, आपको पता होगा तो जल्दी से बताएं। 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोबर्थ। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्थ ने की थी। अब यहां पर आ गया बर्थ। क्या आ गया? बर्थ। हम बोल देंगे कि आपका बर्थ क्या है, तो आप बोलोगे सर आज ही तो है मेरा बर्थ, यानी कि आज क्या है? आपका बर्थडे है ना? क्या है आज का? बर्थडे है। तो आप क्या करोगे? टाइफाई लगा के आओगे और मैं बोलूंगा आज क्या बात है, टाइफाई लगा के आ गए दोस्त। तो आप बोलोगे सर आज मेरा बर्थ है, बर्थ है ना, आज मेरा बर्थडे है। वेरी गुड। तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्थ ने की थी। रोबर्थ, है ना। वर्थ में हमें क्या लगाना है? टाइफाइड पहन के आना है, बिल्कुल इस प्रकार से। ये टाइफाई है, इसका वर्थ है ना। सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोल देना इसको, वर्थ है इसका। अगला देखो, विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी दोस्तों, सी नहीं करना है आप, सी। विटामिन सी की खोज 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होल कट। किसने की थी? होल कट। अब सी फॉर कैट नहीं बोल देना, अब कट बोलना है, सी फॉर कट। तो होल कट। और यहां पर देखो जरा, सी में ये कट लगा है, यहां से कट, यहां पर पूरा है और यहां पर एक कट लग गया, तो होल कट। यहां पर होल है और कट लगा है। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? होल कट ने की थी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस कार्बिक है। क्या है? एस कार्बिक। मैंने बोला कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपने बोला सर सी फॉर तो कार होता है और कार बिक रही है। मैंने बोला कार बिक रही है, कि हाँ, यस कार बिक रही है, तो एस कार्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी हो जाएगा। और विटामिन सी की खोज की थी होल कट ने, ऐसे भी याद करना है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? अब दोस्तों आपको ट्रिकी वे में याद करना है। आप लोग बोलते हैं कि मेरे नंबर कम क्यों आते हैं? आप कुछ नया करो। पढ़ते तो आप बहुत हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें याद करो जिसको जानते हुए भी आप पेपर में गलत करके आते हो। ऐसी ट्रिक से याद करो कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। आप लगातार बने रहे इस चैनल पर, आपको ट्रिक वीडियो मिलेंगे। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। आप बोलते ना मेरा ब्लड ग्रुप है A+, है ना, ऐसे ही आपका ब्लड ग्रुप होगा। आप बोलोगे सर मुझे ब्लड ग्रुप की जरूरत है, बोलोगे ना, कभी जरूरत पड़े तो बता देना। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो आप बोलोगे सर मुझे ब्लड ग्रुप की जरूरत है, मैं बोलूंगा कब? आप बोलोगे सर कल। बोलोगे कल? हाँ। और मुझे कल लेके कहां करना है? लैंड करना है और दिल्ली जाना है। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की जरूरत कब है? कल है। तो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला बताना है दोस्तों आपको, इंसुलिन की खोज किसने की थी? 2 सेकंड में आपको उत्तर का चयन करके कमेंट में लिख देना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटेन। बैटेन से नहीं लग रहा आपको? बैटिंग, बैटिंग, बैटिंग कौन करते थे? सुनील गावस्कर। और यहां पर देखो इंसुलिन, इंसुलिन मतलब सुनील, ऐसे आभास नहीं हो रहा आपको? इंसुलिन, सुलिन, है ना। तो सुनील गावस्कर क्या करते थे? बैटिंग करते थे। तो इंसुलिन की खोज कौन करेंगे? बैटेन। बैटिंग, बैटिंग से बैटेन, इंसुलिन, सुनील, है ना, गावस्कर बैटिंग करते थे, ये बैटिंग, ठीक है। अब बताना है आपको जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि संसार में प्रत्येक जीवाणु को जीने का हक है। हक है कि नहीं है? आप थोड़ा सा सोचो। प्रकृति ने किसी जीवाणु को यहां पर भेजा है धरती पर,
बनाया है तो उसको जीवन जीने का हक है। तो जीवाणु की खोज कौन करेंगे? जल्दी से बता देना। और आपका बिल्कुल सही आंसर आपने बता दिया है, ट्रिक आपने भी लगा ली है, ल्यूवेनहॉक, है ना। जीवाणु को जीने का क्या है? हक है, हक। तो ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जीवाणु को जीने का हक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट ने। किसने की थी? जेम्स वाट। ये देखो मिस्टर सुधीर चौधरी जी न्यूज के, है ना, ये क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करते, न्यूज का डीएनए टेस्ट करते और सबकी बाट लगा देते हैं, और जिसका बनता था बिगड़ता था सबका किरकिरा कर देते। क्या कर देते? किरकिरा। तो डीएनए की खोज कौन करेंगे? जेम्स वाट, क्योंकि ये डीएनए में वाट लगा देते हैं और किरकिरा कर देते, तो क्रिक, जेम्स वाट क्रिक, ठीक है। अब बोलना नहीं आप कभी डीएनए, बोले डीएनए सर ने बताया था कि डीएनए में वो क्या करते? वाट लगा देते सबकी, है ना। आप भी देख लेना सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट जी न्यूज पर। तो जेम्स वाट आपने भी देखा होगा। अगला बताना है दोस्तों, विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? हॉपकिंस। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और कैल्शियम आपको मिलता है सूर्य से, ठीक है। लेकिन यहां पर विटामिन डी, और डी फॉर डैडी, और जो डैडी होते हैं आपके डैडी, वो घर के हॉपकिंस किंग होते हैं, फुल नहीं होते। अब बोल नहीं देना, आप डैडी से पूछ लेना थोड़ी सर आप डैडी आप घर के हाफ किंग हो? डैडी बोलेंगे हाँ हाफ किंग है, हाफ किंग। और फिर बोलना कि हाँ बाकी हाफ किंग कौन है? तो वो बोलेंगे यहाँ पर इस चित्र में कि हाफ किंग आपकी मम्मी और हाफ किंग मैं हूँ, ठीक है। तो डी फॉर डैडी और डी क्या रहते हैं? हाफ किंग रहते हैं घर के। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस याद कर लेना है दोस्तों, फनी ट्रिक जैसे भी याद हो, याद होनी चाहिए। होम्योपैथिक की खोज किसने की थी? प्रश्न क्रमांक 14। होम्योपैथिक की खोज, 4 विकल्प हैं और आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आ। विकल्प नंबर आ यानी कि हनी मैन। अब हनीमून नहीं बोल देना, नहीं तो बोले सर मैं तो हनीमून मनाने जा, ऐसा नहीं है। होम्यो आया आपका होम में कौन रहता है? मैन रहते हैं, लेकिन और कोई भी रहता है। यहां पर देखो ये है होम, यहां पर मैन भी रहते हैं और हैन भी रहते हैं। हैन से हैनी मैन है ना। होम में कौन रहते हैं? हैनी रहते हैं और मैन, तो हैनी मैन। होम्योपैथिक की खोज किसने की थी? हैनी मैन ने। जल का पीएच मान कितना होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और एक चीज बताना दोस्तों कि जल जो है, हम बोलते ना कि जल है तो कल है, और जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो कौन नहीं छोड़ेगा? जल। अर्थात जल हमारी जिंदगी भर के लिए उपयोगी है और हमें साथ लेकर के चलना है बॉटल में, ठीक है। तो साथ लेकर चलना है तो 7। जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जल हमें साथ लेकर चलना है तो पीएच मान 7, ठीक है। याद हो रहा ना आपको? अगला देखो, नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। जिस प्रकार हमें जल को साथ में लेकर के चलना है, वैसे ही जब आप खाना बनाते हो या कुछ करते हो तो नमक साथ में लेते हो कि नहीं लेते? नमक का साथ होना भी उसी प्रकार जरूरी है, ठीक है। तो नमक का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। आप हर एक चीज में, खाना में जो है नमक डालते हो, नमक साथ में चाहिए, तो नमक तो होना ही चाहिए आपके साथ, तो 7 हो जाएगा नमक का पीएच मान, ठीक है। अगला देख लो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज बताना कि रक्तदान जो शिविर है वो सप्ताह के 7 दिन लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए 7 दिन। तो आपका 7 हो जाएगा रक्त शिविर, ठीक है। और 4 बार साल में, 4 बार, 1 वर्ष में 4 बार आपको रक्तदान करना चाहिए। तो 7.4,
ठीक है। रक्त शिविर आपके 7 दिन लगना चाहिए और 4 बार आपको क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। 7.4 ये रक्त का पीएच मान हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला देखो आंसू का पीएच मान, ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 7.4। अब एक चीज बताना कि जब सप्ताह के 7 दिन शिविर लगेगा, रक्त शिविर, रक्तदान शिविर, ठीक है, और आप वर्ष में 4 बार डोनेट करोगे तो किसी की आंखों में आंसू आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे। तो आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा 7.4, ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। आंसू नहीं आएंगे अगर व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन और वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेट करेंगे तो, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों नींबू का पीएच मान कितना है। नींबू सभी लोग जानते होंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4, ठीक है, 2.4, 2.4। अब एक चीज बताना, ये 10 का नोट है ना, ये 100 का नोट है। अब आप 10 का नोट लेके जाना, 10 का नोट लेके जाना और बोलना नींबू दे दो, तो आपको 100 नींबू नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2-4 नींबू मिलेंगे, ठीक है। 10 रुपया के आपको 2-4 नींबू मिलेंगे। जरा जाके देख लेना तो नींबू का पीएच मान कितना होगा 2.4 यानी कि 2.4, ठीक है, नींबू का 2.4, ठीक है। अगला देखो, याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दूध का पीएच मान आपको बताना है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4 अर्थात 64, ठीक है। आज महंगाई के दौर में आपको पता है दूध कितने रुपया लीटर है, 64 रुपया, है ना, 6.4 यानी 64, तो 64 रुपया लीटर है दूध, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा 64, ठीक है, 6.4 ये दूध का पीएच मान हो जाएगा। अगला देख लो शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान आपको बताना है कितना होता है, 2.8, 2.5, 3.6 या फिर 2.6। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.8। आजकल व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक केवल क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कब से लेकर 2 बजे से 8 बजे तक, तो 2.8 बजे से क्या पी रहे हैं, शराब। तो शराब का पीएच मान 2.8 है ना, तो 2.8 आपका शराब का पीएच मान हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का हमें पीएच मान बताना है कितना होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, 65 से 75 यानी कि 6.5 से 7.5, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे 65 से 75। अब 65 हो या 75 साल का व्यक्ति हो, अगर उसके सामने ये रसगुल्ला रख दिए जाएं तो उसकी जीभ में क्या आ जाएगा, लार आ जाएगी, लार, ठीक है। तो मानव लार का पीएच मान कितना होगा, अब आप बोल दोगे सर चाहे 65 का हो या 75 का, लार तो आ ही जाएगी। तो 65 यानी 6.5, 75 यानी कि 7.5, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मानव लार का पीएच मान। अगला देख लो समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8.5, ठीक है। कितना होता है, 8.5 होता है, काय का, समुद्री जल का। ये है समुद्र, और ये जो समुद्र है यहां से कितने किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर दूर है, और यहां तक का किराया भी आपको 85 लगना है, यानी कि समुद्री जल का पीएच मान आपका कितना होगा 8.5 यानी 85, ठीक है, 85 यानी 8.5 ये समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा, क्योंकि आपको 85 किलोमीटर जाना है तो 85 रुपया किराया भी देना होगा, 8.5, ठीक है। अगला आपको बताना है दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है।
मानव मूत्र का बताना है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4। अब 4.8 है, यहां पर उल्टा कर दो 8.4। ये क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है। नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग बताना है आपको। 2 सेकंड दिए जाते हैं, 4 विकल्प में से आप चयन करके उत्तर जरूर बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेव से। आपने सेव खाया होगा, ये सेव है ना? कईयक के तो जीभ में पानी आ गया होगा, तो ये सेव है, ठीक है। और इससे संबंधित जो रोग है वो कौन सा? अग्नि नीरजा। यहां पर देखो दोस्तों, ये सेव की खेती है और यहां पर क्या लग गई है? अग्नि लग गई है। तो आप क्या डालोगे? नीर डालोगे। नीर क्या डालोगे? नीर डालोगे। तो अग्नि नीरजा काय की खेती में? सेव की खेती में, है ना? सेव की फसल में अग्नि लग गई है तो आप नीर डालोगे। तो अग्नि नीरजा जो रोग होगा वो किससे संबंधित होगा? सेव से संबंधित होगा। याद रख लेना। याद हुआ कि नहीं हुआ? अग्नि नीरजा सेव से संबंधित। अगला है ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है? ब्राउन मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा, ठीक है। और आप यहां पर देखें कि धान, गेहूं, नींबू, फूल गोभी, इनमें से भूरा कौन होता है? भूरा। जल्दी से बताएं और उत्तर आपको बताना है। ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही बताया है, फूल गोभी, ठीक है। ब्राउनिंग रोग संबंधित है दोस्तों। ये देखो फूल गोभी, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, भूरी है बिल्कुल, है ना? और ये ब्राउन जो रोग होगा ये फूल गोभी से संबंधित होगा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना है, और फेसबुक पे जुड़ जाना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, अपना पेज है जो, उससे जरूर जुड़ना है। यूट्यूब पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, ठीक है। हर राट रोग बताना है। हर राट रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? हर राट रोग। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुकंदर। हर रॉट रोग संबंधित है चुकंदर से। अब आपको याद रख लेना, अगर आप कमजोरी है आपको, तो आपको खाना है हर रात को क्या खाना है? हर रात को खाना है चुकंदर। तो हर रात मतलब हर रात को क्या खाना है? चुकंदर खाना है। तो चुकंदर से संबंधित जो रोग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हर राट, ठीक है। हर रॉट रोग। याद हो रहा है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न आपको बताना है मार्स रोग किससे संबंधित है? मार्स रोग बताना है, ये किससे संबंधित है? चुकंदर से, फूल गोभी से, मटर या फिर नींबू से? तो मार्स रोग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मटर, है ना? मटर से संबंधित है मार्स रोग। अब मार्स से क्या बजाएगा? मास मतलब महीना, है ना? हर महीने आपको क्या खाना है? हर मास आपको खाना है मटर। हर मास आपको मटर खाना है। तो मार्स रोग कौन सी फसल से संबंधित होगा? मटर से संबंधित होगा मार्स, ठीक है। हर मास क्या खाना है आपको? मटर खाना है, ठीक है। तो मटर से संबंधित है। अगला देख लो, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? बंची टॉप ये किससे संबंधित है? तो आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों, केला आपका बिल्कुल सही है। यहां पर देखो चित्र में ये केला यहां पर बांटे जा रहे हैं, है ना? आपको भी जल्दी पहुंचना है, नहीं तो आप क्या रह जाओगे? वंचित रह जाओगे, वंचित, है ना? टॉप में पहुंचना है हमें, नहीं तो वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा? केला से संबंधित होगा, ठीक है। केला यहां पर वितरण किया जा रहा है, केला आप देख रहे हैं चित्र में, और नहीं तो आप जल्दी नहीं पहुंचे, टॉप में नहीं पहुंचे तो आप वंचित रह जाओगे। तो बंची टॉप रोग किससे संबंधित होगा? केला से। हो रहा है ना आपको याद? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो लाइक ठोक दीजिए। अगला देखते हैं, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का बताना है आपको। टिक्का हो जाते हैं ना, आप लोग गांव में बोलते हैं टिक्का हो गया यार। तो टिक्का रोग बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यहां पर देखो मूंगफली से संबंधित है, ये है टिक्का रोग। यहां पर आप मूंगफली के पत्ते देख रहे हैं, ये आपको टिक्का टिक लगा रहा है, टिक, है ना? हम बोलते हैं ना टिक लगा दो यार, टिक। तो ये टिक हो गया, इस रोग को कह दिया टिक्का रोग। क्या कह दिया? टिक्का। तो ये मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग, ठीक है। कैसे? मूंगफली से संबंधित है, तो याद रख लेना है मूंगफली टिक्का, ठीक है। अगला देख लो, डाइबैक रोग किससे संबंधित है?
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे संबंधित है? नींबू से संबंधित है डाइवैक, है ना। और आप जब बालों में डाई करते हो, बालों में डाई, तो नींबू अवश्य डालते हो, है ना। बालों में डाई करते हो तो नींबू डालते हो, बालों में डाई करते हो आप ब्लैक करने के लिए, ब्लैक, तो डाई ब्लैक करने के लिए नींबू डालते हो, नींबू। और यहाँ पर देखो ये है नींबू, इसमें क्या होता है, ये पत्तों में लग जाती है और इस प्रकार से इसमें पत्ते नहीं बचते पूरे, ये डाइवैक रोग होता है नींबू में। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, डाइवैक रोग होता है। काय में? नींबू से संबंधित है, नींबू की फसल से। ठीक है, नींबू के पौधे से संबंधित। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस रोग किससे संबंधित है? आपको यहां नहीं लग रहा कि नेक्रोकोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोकोसिस, है ना, नेक्रोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? आंवला। नेक्रोकोसिस ये है आंवला, तो नेक्रोकोसिस क्या नहीं मिलेगा? अगर आप आंवले लेके जा रहे हो और मैं आपसे बोला हूं कि दे दो 2-4 चटनी के लिए, तो आप बोलोगे नेक्रोकोसिस आंवला नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आंवला नहीं मिलेगा, नेक्रोकोसिस। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला, नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस आंवला से संबंधित। अगला देख लो दोस्तों, कोटर रोग किससे संबंधित है? कोटर, कोटर बताना है, कोटर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गाजर से संबंधित है। और ये है गाजर, तो इस गाजर को हमें कतर कतर के खाना है, कटर कटर के, कोटर कोटर, है ना, कटर कटर के खाना है गाजर को। तो कौन खाएगा? सभी खाएंगे कटर कटर के। तो कोटर, कोटर रोग किससे हो जाएगा? गाजर से संबंधित है, कोटर। ठीक है, कोटर रोग गाजर से संबंधित होगा। अगला देख लो, लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? लाल सड़न रोग केला से, आंवला से, गन्ना या फिर गाजर से? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गन्ना से संबंधित है। कौन सा, कौन सा रोग है गन्ना से संबंधित? ए, लाल सड़न रोग, है ना, ये कैसे संबंधित है? गन्ना से संबंधित। यहां पर देखो ये है लाल सड़न रोग, इस प्रकार से गन्ना में लाल सड़न रोग लग जाता है और गन्ना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ये गन्ना की फसल आप देख रहे हैं, इसमें लाल सड़न रोग लगता है। ठीक है, तो गन्ने से संबंधित है लाल सड़न रोग। अगला देख लो दोस्तों, रस्ट, रस्ट व टुंडू रोग किससे संबंधित है? रस्ट व टुंडू, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं से संबंधित है। रस्ट और टुंडू रोग गेहूं से संबंधित है। अब एक बात बताना दोस्तों, अगर आप किसान हैं या किसान के बेटे हैं या किसानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसान जब गेहूं काट काट के आता है तो वो क्या करना चाहता है? रस्ट करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। ठीक है, और जब ये गेहूं काटता है तो सिर्फ टुंडा रह जाते हैं, टुंडा रह जाते हैं नीचे गेहूं के, इस प्रकार से ये टुंडा। तो टुंडू रोग और रस्ट करना चाहता है गेहूं काट कर किसान, तो रस्ट और टुंडू ये रोग किससे संबंधित हो जाएंगे? गेहूं से संबंधित हो जाते। ठीक है, किसान क्या करता है? गेहूं काटने जाता है, गेहूं काटने जाता है तो वहां से आता है तो रेस्ट करना चाहता है, तो रेस्ट संबंधित है गेहूं से। अब जब गेहूं काटते हैं तो नीचे उसमें टुंडू, टुंडा रह जाते हैं, तो टुंडू ये भी गेहूं से संबंधित हैं। ठीक है, तो गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, खैरा, खैरा व ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? इसे झोंका रोग भी कहा जाता है, ब्लास्ट रोग को। तो ये किससे संबंधित है? तब आपका बिल्कुल, कई बार पूछा गया खैरा रोग किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान से संबंधित है रोग। खैरा और ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। यहां पर देखो दोस्तों, ये है खैरा रोग, जो धान है वो खैरा जाती है ना, पीली पीली पड़ जाती है, तब इसे खैरा रोग कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये ब्लास्ट रोग है। ब्लास्ट रोग जब हो जाता है तो इसके जो दाने हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता, है ना, ब्लास्ट हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना ब्लास्ट कर दो, मतलब कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही धान में भी क्या होता है कि जो उसके दाने होते हैं, दाने में जब ये ब्लास्ट रोग लगता है तो उस दाने में चावल नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है और खैरा रोग भी धान से संबंधित है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देख लो दोस्तों, यहां पर ब्लैक, ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है? ब्लैक हट, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आलू से संबंधित है। ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। अब आपने आलू देखा होगा,
ये है आलू, इसमें हो गया ब्लैक हट रोग। अब आप जब सब्जी बनाते हो तो ब्लैक को हटा देते हो और इतना काट के सब्जी बना लेते हो, तो ब्लैक हट किससे संबंधित होगा? आलू से संबंधित। ऐसा आलू था, इसमें ब्लैक आ गया, बढ़ता गया और ये पूरा खराब हो गया, तो ये ब्लैक हट रोग आलू से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आलू से। तो याद रख लेना, आपका याद हो जाएगा, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं ये रोग। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? हरित बाली रोग बताना है किससे संबंधित है? गेहूं से, आंवला से, गन्ना से या फिर बाजरा से? हरित बाली, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बाजरा से। बाजरा से संबंधित है। ये देखिए, ये है बाजरा, है ना, और इसमें हरित बाली रोग, इस प्रकार से हरित बाली रोग हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? बाजरा से। और एक और चीज कि आप हरी सब्जी लेने कहाँ जाते हो? बाजार जाते हो, बाजार जाते ना हरी सब्जी लेने, तो हरित बाली सब्जी, बाजार जाना है, हरित बाली सब्जी लेने कहाँ जाना है? बाजार। तो बाजार से बाजरा। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर, यानी कि जो अ नंबर है वो सही है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। अब आपको पता है कोई लंबाई, ये लंबाई आपको नापनी है, तो आप कैसे नापोगे? 1 मीटर, 2 मीटर, है ना, तो मीटर से नापोगे। तो लंबाई का मात्रक तो सभी लोगों को पता है क्या है? मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। एम्पियर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? एम्पियर से क्या बनेगा? एम्पलीफार्म। ठीक है, और एम्पलीफार्म को चलाने के लिए आपको विद्युत की जरूरत होती है। तो आप याद रख लेना, विद्युत की धारा का यहां पर आएगी एम्पलीफार्म में, तब ये एम्पलीफार्म चलेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का आपका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पलीफार्म यानी कि एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक बताना है आपको। आपका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम है, और कोई भी आप द्रव्यमान नापते हैं, तौलते हैं, है ना, तो काय में? किलोग्राम में। तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, किलोग्राम। ठीक है, ताप का मात्रक बताना है दोस्तों आपको। ताप का मात्रक क्या है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों केल्विन। क्या है? केल्विन ताप का मात्रक माना जाता है। केल्विन से क्या बनेगा? केला। और अगर आप ज्यादा केला खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा और आपका ताप बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ताप। तो ताप का मात्रक क्या होगा? ताप आपका बढ़ेगा, केला खाने से सर्दी जुकाम होता है, केला से बनेगा केल्विन। तो ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। अब याद रख लेना है आपको, अगर ताप की बात आए तो आपका ताप कैसे बढ़ेगा आपको याद रख लेना है, केला खाने से। केला खाया, सर्दी जुकाम हुआ और केल्विन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडला, है ना, ज्योति तीव्रता। ये आपको कैंडल दिख रही होगी, तो ये क्या है? ज्योति तीव्रता, और इसमें ज्योति जल रही है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडला। ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट। अब एक चीज बताना दोस्तों, ये विद्युत का तार आया है यहां पर, और आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो इसमें बहुत शक्ति होती ना, तो आपकी क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। इस प्रकार से चित्र में देखो, इन्होंने विद्युत का तार आया और इन्होंने पकड़ा, तो आपको यहां पर देख रहे हैं इनको करंट लगा, इनकी वाट लग गई। क्या लग गई? वाट। तो विद्युत शक्ति, अगर विद्युत का तार पकड़ोगे तो उसमें बहुत शक्ति होती है, आपकी क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। इसलिए आपको विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा क्या होगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला है आपका समय का मात्रक क्या है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सेकंड। समय का मात्रक है सेकंड।
आप घड़ी में देख रहे होंगे, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होता है, ठीक है। तो समय का मात्रक सेकंड सभी लोगों को पता है, याद भी आपको है। नेक्स्ट देखो, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक यहां पर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जूल, जूल, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए आप जल कर दो, ठीक है। अब आपके लिए कोई कार्य करना है तो काय की जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा आपको कहां से प्राप्त होगी? जब आप जल पियोगे, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है, जूल, जल, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे, कार्य करना है तो ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा हम जल पिएंगे तब हमें ऊर्जा मिलेगी। तो जल पीना है यानी कि जूल, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है। याद हो रहा है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना है। एक प्रश्न आपसे लास्ट में पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना होगा। दाब का मात्रक यहां पर बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या होता है? उत्तर आपने बताया है पास्कल, ठीक है, पास्कल। अब एक चीज बताना दोस्तों, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिना दबाव के क्या आप पास हो सकते हो? नहीं, है ना। आपके ऊपर दबाव है कायका की परीक्षा पास करना है, दाब से दबाव है कायका परीक्षा पास करने का। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल, ठीक है, पास्कल। ऐसे याद भी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरक का मात्रक क्या है? प्रेरक, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी। हेनरी आपका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी। अब आपको पता होगा प्रेरक मतलब आप समझते हैं, इसको हम लेंगे प्रेरणा, है ना। प्रेरणा, प्रेरक, कुछ प्रेरक तत्व होते हैं। तो ये मुर्गी ऐसी प्रेरक है कि सुबह उठ जाती है जल्दी, आप इससे प्रेरणा लो, है ना। ये आपकी प्रेरक बनेगी कि आपको भी जल्दी सुबह उठकर क्या करना है? तैयारी करना है एग्जाम की। तो प्रेरक बनेगी कौन? हैन, हैन मतलब हेनरी। तो प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। प्रेरक कौन बन गई? हैन। तो प्रेरक का मात्रक हेनरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन, ठीक है। क्या है? न्यूटन। ये बल का मात्रक माना जाता है। अब एक चीज बताना, आप लगातार प्रयास करते हो कि हमें न्यू बल मिल जाए, न्यू नया नया बल मिलते जाए। इस प्रकार से आप बनना चाहते हो शक्तिशाली, नए नया बल प्राप्त करना चाहते, नए नए बल प्राप्त करना चाहते हो, तो न्यूटन, है ना, न्यूटन। इस प्रकार से याद रख लेना है आपको। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, बल का मात्रक है तो न्यूटन, तो आपका बल का मात्रक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक, आपको बताना है आवेश। आवेश का मात्रक क्या है? आप लोग बोलते ना कि आप आवेश में आ जाते हो, गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा के लिए क्या होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं? ठंडा पानी दो, ठंडा पानी दो, कूल पानी। तो अगर कोई आवेश में आ जाए तो आपको क्या करना है? उसे कूल डाउन करना है, कूल पानी देना है। तो कूलाम, आवेश में कूलाम, ठीक है। आवेश में कोई आता है तो उसे कूल करना है, तो कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। इस प्रकार से याद रखना। अगला देखो, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति, न्यूटन, हेनरी, हर्ट्ज या फिर कूलाम? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति का मात्रक होगा। अब आपका भी हार्ट होता है, हार्ट, है ना। आपने हार्ट पता है ना, दिल सभी का होता है, हार्ट होता है। तो अब ये जो आप चित्र में देख रहे हैं कि आप किसी को नहीं देना, है ना, दिल ऐसे नहीं देना। अगर ये दिल आपका टूट जाए तो क्या हो जाएगा? आपके हर्ट्ज की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर्ट्ज का मात्रक, हर्ट्ज किसका मात्रक होगा? आवृत्ति का। तो आप लोग याद रख लेना, ये दिल की चाबी किसी को नहीं देना अपन को, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज क्या बनेगा? हार्ट। और हार्ट की आवृत्ति कब बढ़ती है? जब दिल टूटता है, ठीक है। तो याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखो, चाल का मात्रक है तो क्या है, चाल का मात्रक बताना है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। सभी को पता है क्या है, इसका मात्रक होता है चाल का मीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको याद रखनी है। चाल होती ना, कोई चाल कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी चाल है, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है हमें यहां पर, लेंस की क्षमता का मात्रक। अब दोस्तों एक चीज आपको बताना है कि लेंस कौन डालेगा, डॉक्टर। डॉक्टर से मिलता जुलता आपका शब्द कौन है, डाईऑप्टर, है ना, डाईऑप्टर, डॉक्टर, इस प्रकार से। तो लेंस कौन डालेगा, डॉक्टर, और डॉक्टर से जो मिलता जुलता आपका शब्द है डाईऑप्टर, डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर आपका सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमण फैला और उसमें कहा गया कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो प्रतिरोध रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता आपको बढ़ाना है तो आपसे कहा गया कि आप नित्य क्या करें, योग करें। योग जब आप करते हो तो आप बोलते हो ओम, इस प्रकार से करते ना, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। अगर आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ओम का योग करना होगा, जप करना होगा। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होगा, ओम, याद रखो। अगला है दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, ध्वनि तीव्रता, न्यूटन, केल्विन, ओम या फिर डेसिबल। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। कई बार पूछा गया है और कई बार आपको याद भी है, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का आपका डेसिबल याद रखना है, ठीक है। अगला आपको बताना है अणु भार का मात्रक क्या है। अणु और परमाणु सभी लोग जानते ना, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के अणु मिलकर क्या बनते हैं, एक परमाणु बनते हैं। अब ये अणु हैं, ठीक है, अणु। तो अब आप इसे खरीदने जाओगे तो क्या करोगे, पूछोगे ना कि इसका मोल क्या है, मोल क्या है, तो इस अणु का मोल क्या है। तो अणु का भार मात्रक क्या हो जाएगा, अणु भार का मात्रक मोल, ठीक है। अणु का मोल पूछना है अपन को, अणु का भार मात्रक होगा मोल, ठीक है, याद रख लेना मोल। अगला है आयतन का मात्रक क्या है, आयतन। तो सभी लोगों को पता है घन मीटर, ठीक है। आयतन का मात्रक होता है दोस्तों घन मीटर, सभी लोग याद रखेंगे, घन मीटर आयतन का मात्रक हो जाएगा। अगला देख लो, विद्युत विभव, विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक क्या है। विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है दोस्तों वोल्ट, ठीक है। तो याद रख लेना, जहां पर भी विद्युत के ऐसे वायर आए इस प्रकार से विद्युत के, तो इसको अंतर से बोल्ट कसना है। ये वाले बोल्ट जो हैं यहां पर कसे जाएंगे, तो ये अंतर से कसना है जिस प्रकार से। तो विभवांतर, विभवांतर, है ना, विद्युत विभव या फिर विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, बोल्ट, क्योंकि विद्युत विभवांतर में अंतर से बोल्ट कसना है, अंतर से क्या कसना है, बोल्ट। तो अंतर विभवांतर आपको याद रख लेना, बोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। अगला है दोस्तों कोण का मात्रक क्या है, कोण। कोण का मात्रक आपको बताना है। मैं आपसे कहूं कि कोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, तो आप क्या कहेंगे, जी सर मैं कोण बनाने के लिए रेडी हूं। एक कोण है, ठीक है, समकोण, इस प्रकार से, है ना, समकोण बनता ना जी। तो समकोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, कोण बनाने के लिए, जी रेडी हैं, तो रेडियन। तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, है ना। तो आप रेडी रहिए कोण बनाने के लिए और वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और इसी प्रकार से न्यू ट्रिक से हम मात्रक, पीएच मान और भी बहुत सारी ऐसी चीजें लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। संधि, समास, ये हिंदी के सभी ट्रिकी वीडियो उपलब्ध हैं और भी आपकी जीएस से संबंधित बहुत सारे ट्रिकी वीडियो उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जुड़ें, ठीक है। और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक, IAS, इस प्रकार से आपको टेलीग्राम में IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और भी आगे इसी प्रकार की न्यू ट्रिक लाते रहेंगे ताकि आपको याद होता रहे, एग्जाम में आप पास होते रहें। जय हिंद।